हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बिहार एसएससी का जो मैथ के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं प्रॉपरली आज से बिहार एसएससी का मैथ का प्रैक्टिस से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, जो रोज आपको 7 बजे शाम में मिलेगी। तो जितना भी मैथ का अभी भी बिहार एसएससी में इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन, चाहे वो इंटर लेवल पे हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, उसी आधारित पे हम इसमें क्वेश्चन करने वाले, ताकि जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहे। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कर लिए और टाइम आपका 1 घंटा कंज्यूम हो गया। हम 1 घंटा करेंगे, यहाँ पर वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो बिल्कुल मैथ से घबराना नहीं है। मेरा टारगेट है 25 में 25 आपका दिलाना। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का क्या निकालना है। x का मूल मान क्या हो तो निकालना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए। ऑप्शन भी दे रखा है आपका, A5 है, B2 है, C3 है, D4 है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोल रखा है ना, एक्स 4461 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का, एक मिनट, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ये दोनों का जो डिफरेंस हो ना, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, यानी सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान और विषम स्थान का अंतर 0 और 11 का मल्टीपल आएगा तो पूरा संख्या मेरा क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर संख्या क्या है आपका, x4461। ठीक है, तो यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान का हमको अंतर 0 और 11 का डिविजिबल आना चाहिए। देखिए हम विषम स्थान का करेंगे तो x41, ये ना विषम स्थान मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के, 1 3 5 7 ये विषम संख्या होती है ना, 2 4 6 8 क्या होती है, सम संख्या। तो विषम स्थान क्या हुआ, पहला नंबर पर आएगा, तीसरा नंबर पर, फिर पांचवा नंबर पर। इस सबको हम सम करेंगे, 4 + 1 + x यानी 5 + x माइनस सम स्थान। देखिए 4 और 6 सम स्थान है, 4 + 6 कितना होगा, 10। जो इसका डिफरेंस है ना, हमेशा 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या मेरा 11 से डिविजल होगा। तो यहाँ पर देखिए x का ऐसा क्या मान रखेंगे कि 0 या 11 का मल्टीपल होगा। 11 का तो मल्टीपल नहीं, लेकिन 0 हो सकता है। अगर हम x का मान यहाँ पर 5 डाल देंगे तो 5 5 कितना हो गया, 10, 10 में से 10 गया 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बस 11 का विभाजकता नियम में इतना याद करना है, सम स्थान का, सम स्थान के जो अंक है उसका योग माइनस विषम स्थान के अंक का योग का अंतर 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा, यदि दो संख्याओं का योग 83 है, यदि दो संख्याओं का योग 83 है, उनका गुणनफल 1722 है, तो उसका अंतर ज्ञात करना है। 2 नंबर है जिसका सम 83 है एंड उसका क्या है गुणनफल, उनका जो गुणनफल करिएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 7
1722 है, देन डिफरेंस फाइंड करना है। एक बार ट्राई कीजिए, आपका 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। कलम जो कलम कॉपी लेकर नहीं रेडी है, कलम कॉपी लेकर आप जरूर इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास प्रॉपर कॉपी और कलम होना चाहिए। साथ साथ आप भी बनाइए, ये नहीं कि हम बना रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है ना। मैथ क्या चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। जितना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना उसमें और प्रो लेवल का बनिएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या था, दो संख्या का योग 83 है और उनका गुणनफल 1722। मान लेते हैं ना संख्या ए और बी है, ठीक है। दो संख्या क्या है, ए और बी। तो उसका जो आपका क्या बोल रखा है, योग ए प्लस बी कितना दे रखा है, 83 दे रखा है। बोल रखा है ए प्लस बी 83 है, ए और इंटू बी, ए इंटू बी कितना है, उसका गुणनफल 1722। उसका गुणनफल क्या है, 1722 है। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक से करेंगे तो हमको उसका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। अंतर निकालना है हमको, तो इसको हम पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट बताते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी कितना, 83, 83 का भी स्क्वायर हो जाएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और 83 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 9, 8 से 24 दूना 48, 8 हाथ में 4, 8 64, 4 68, 68 89। आपको ए बी दे रखा है ना 1722, तो 2ab कितना होगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 34 44 हो जाएगा, 34 44 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ये 34 44 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 68 8 9, ठीक है। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगी यहां से 68 89 माइनस 34 44, बराबर क्या हो जाएगा 34 45। ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, ए माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये देखिए हमको ये दोनों का वैल्यू पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकाले हम 34 45, 34 45 हो गया माइनस 2ab पता है ना हमको, ए बी कितना है 17 22, तो 2ab कितना होगा 34 44, 2ab कितना हो गया 34 44, दोनों का अंतर क्या हो गया 1। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 है, तो इसका ए माइनस बी करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, 1 का अंडर रूट भी 1 ही हो जाएगा। तो यानी फाइनली मेरा क्या हो गया, डिफरेंस 1 आ गया। लेकिन हमको एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना, बेसिक तो समझ गए कैसे बना। आप एज्यूम कीजिए ना, एज्यूम कीजिए, ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 1 है 2 है 7 है और 11, अंतर 1 है 2 है 7 और 11। अगर अंतर 1 होता, मेरा मानना अगर ऑप्शन ए सही होता, तो दो संख्या के योग 83 है, तो 83 को हम दो भाग में बांटेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। 83 को दो भाग में बांटना है सम में, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। तो क्या हो सकता है इसके लिए 41 प्लस 42, यही ना नंबर हो सकती है जिसका डिफरेंस क्या होगा 1, और इसका योग करेंगे तो कितना होगा 83, ये नंबर हो सकती है, ठीक है। देखते हैं ये नंबर मेरा सही है कि नहीं, योग तो 83 आ रहा है, क्या इन दोनों का गुणनफल 1722 आ रहा है, अगर आ जाएगा तो जो मैं माना हूं वो क्या होगा, सही होगा। तो देख लीजिए 41 गुने 22 चेक कर लीजिए तो क्या आता, 41 गुने 42, 2 ही का 8, 4 ही का 4 चौका 16, देखिए 2 8 4 12, 2 हाथ में 1 6 1 7 1722 आ गया, ठीक है। तो मेरा जो मानना था 41 और 42 तो क्या हो गया सही। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 1, डायरेक्ट मेरा जस्ट 5 सेकंड में, आपका 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। सेकंड तो समझ गए होंगे, एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको, एक एक चीज, ये नहीं कि तुरंत भगा भगा कर देखते हैं, फिल्म नहीं चल रही है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसम 17 है और उनका गुणनफल कितना है 4624, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा सो निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रम का योग। तो एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, देखिए तो ट्राई करके बनता है कि नहीं। 20 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, आपका ऑप्शन भी दे रखा है, ए 1/272, बी 1/289, सी 1/710 और डी क्या दे रखा है 1/16। ठीक है, ट्राई कर लिए। चलिए आप देखते हैं, दो संख्या 2 नंबर है जिसका एचसीएफ क्या दे रखा है मेरा पास, एचसीएफ आपका क्या दे रखा है 70 दे रखा है, एचसीएफ 70 दे रखा है, और वो जो नंबर है ना उसका मल्टीपल क्या दे रखा है गुणनफल 4624। तो ये बताइए, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है ए और बी, ई और बी क्या है दो संख्या, दो संख्या अगर एचसीएफ 17 है तो संख्या क्या होगा 17 ए और 17 बी होगा कि नहीं होगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मौसम मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ई और बी में से जो हाईएस्ट कॉमन होगा 17, वो फैक्टर गुणनखंड ले लिया गया होगा। 17 इसमें भी होगा कॉमन, 17 हाईएस्ट इसमें भी होगा, तो ये 17 को बाहर निकाल देते वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। फाइनली जो मेरा नंबर होगा 17 ए और 17 बी होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में ना, उनका गुणनफल 4624 है, जस्ट इसी का मल्टीपल है ना 4624 है, तो इसी का मल्टीपल कितना है 4624। ठीक है, 17 ए गुने 17 बी बराबर क्या दे रखा है आपका 4624, काट कर देखिए 17 से कट जाएगी, 17 दूना 34, 12 122, 17 17 119, 17 दूना 34, फिर ये 17 से कट जाएगी, 17 इका 10 दो 17 छक्का 102, यानी ये भी बराबर मेरा फाइनली 16 है, ये भी बराबर क्या हो गया 16। तो उनका व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो आप ये बताइए अगर हमको नंबर फाइंड करना होगा, नंबर क्या होगा, 16 को दो बराबर भागों में बांटना है जिसका एचसीएफ 17 हो, तो 16 को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं ना, 1 गुने 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 गुने 8 हो सकता है ना, 4 गुने 4 हो सकता है, ये चीज हो सकता है ना। लेकिन ये बताइए अगर मेरा एचसीएफ 17, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 दोनों में, तो मेरा क्या तीनों में से कौन हो सकता है, अगर हम ये 2 8 लेंगे तो इसमें 17 से मल्टीपल 17 दूना 34 और 17 गुना 8, इसमें देखिए 17 इसका एचसीएफ हो सकता है नहीं ना, 2 और 8 इसमें 2 और कॉमन आ रहा है, इसका एचसीएफ 34 हो जाएगा, इसमें 4 4 कॉमन आ रहा है, ज्यादा होगा, मेरा एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना, यही ना वैल्यू पॉसिबल है, इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ 17, ये नंबर हो जाएगा मेरा 17 गुने 16, इसी का ना एचसीएफ 17 आ सकता है कि नहीं 17, तो मेरा नंबर कौन होगा, एक नंबर पहला नंबर 17 और सेकेंड नंबर क्या होगा 17 गुने 16। ठीक है, अब इसका वैधक्रम मतलब क्या होता है अपोजिट उल्टा, उसका सम पूछता है, तो 17 का उल्टा क्या होगा 1/17 प्लस, और 1/17 ये 17 गुने 16 का उल्टा क्या होगा 1/17 गुने 16 ये होगा। इसी का हमको योग पूछा था, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 17 गुने 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 से कीजिएगा 16 आएगा ऊपर, ये प्लस क्या हो गया 1, तो बराबर क्या हो गया मेरा 17/17 गुने 16, 17 से 17 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा आंसर 1/16, 1/16 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। समझ गए होंगे आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए खुद से आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रखा था, यदि 125 के पावर x बराबर 3125 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड है। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है ए
3/2, बी 2, सी 3/5 एंड डी दे रखा है 5/3। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए, ऐसा करता हूँ बन गया होगा बहुत लोग से। जिन लोग से नहीं बना है कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? 125 के पावर एक्स बराबर 3125। 125 के पावर एक्स बराबर क्या है? 3125। तो हमको एक्स का मान निकालना है। हमको क्या निकालना है? एक्स का मान। ये बताइए, इसको पावर दोनों को क्या करना चाहिए? बेस को तो सेम होना चाहिए। बेस को सेम होगा तभी हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो ये 125 क्या 5 का क्या है? क्यू है। 5 का क्यू है ना, 125 इंटू एक्स। ये कितना होगा? 5 का क्यू 125, 125 बचे क्या होता है? 625, 625 बचे क्या होगा? 3125। यानी ये 5 के पावर कितना है? 5 है ना। 5 के पावर कितना होगा? 5। अब ये बताइए, ये चीज तो आप जानते हैं, ए के पावर एम होल क्या हो एन, तो बराबर क्या होता है? ई एम है। ये चीज तो पता है हमको, सेम है। 5 के पावर 3 है, होल क्या है? एक्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 5 के पावर 3x बराबर क्या होगा? 5 के पावर 5। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया ना। बेस सेम हो गया तो पावर बराबर होगा कि नहीं होगा? बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी। तो 3x बराबर क्या हो जाएगी? 5। देन मेरा x बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। यही मेरा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है? यदि बी ए से 25% अधिक है, यदि बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है? क्या बोल रखा है ना, बी ए से 25% मोर है देन ए बी से हाउ मच परसेंट लेस है। चलिए एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपके पास। बिल्कुल शांत दिमाग होकर बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा मानना है कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। और ये बहुत लोग को लग रहा होगा टाइम कम है, 20 सेकंड काफी है। आप शुरू से 3 मंथ तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका 25 क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 12-15 मिनट काफी हो गई, मैं आपका सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा? यदि बी ए से 25% अधिक है तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितना परसेंट अधिक है? 25%। तो 25% का वैल्यू क्या होगा? 1/4। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 25 चौका 1/4 हो गया। बी ए से 25% अधिक है। अगर ए 4 है तो बी उससे 1 अधिक है ना, तो बी कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? क्या क्वेश्चन मेरा बोल रखा था बी ए से 25% अधिक है। 25% यानी 1/4। अगर ए 4 होगी तो बी क्या होगा मेरा? 5 होगी, जस्ट 1 ज्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ये मुझे ढूंढना है। ए बी से कितने प्रतिशत कम है? ए बी से कितना कम है? 1 कम है। तुलना किससे हो रहा है? बी से। तो बी क्या होगा? नीचे। जिससे तुलना होगा उसको हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो 1/5 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल देंगे तो क्या हो जाएगी? 1/5 इंटू 100 यानी कि 20% कम है। समझ गए? तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। दोस्तों एक चीज बता देता हूँ, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है, अगर पहले बता दे बी ए से 25% अधिक हो या ए बी से 10% 15% अधिक हो, फिर ए बी से कितने प्रतिशत कम हो, अगर 1/x के टर्म में रहे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/x के टर्म में रहे परसेंटेज का, तो कम पूछेगा तो एक और क्या करना है? ऊपर चला जाना है, x से 1 ज्यादा ऊपर चला जाना है। अगर ज्यादा पूछेगा x से नीचे चला जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 25% अधिक है यानी 1/4 होगा। अगर कम पूछ रहा है ना तो इससे ऊपर चले जाइए तो 1/5। वही मेरा 1/5 का वैल्यू जो निकलेगा ना वही आंसर होगा 20%। अगर
25% कम रहता और अधिक पूछता तो 1/3 यानी नीचे चल जाते। समझे? बस डायरेक्ट यहीं से हमको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। 25% अधिक है, कितना कम है, तो 25% का वैल्यू 1/4 होगा। कितना प्रतिशत कम है, तो उसका वैल्यू 1/5 होगा। 20% मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? मात्र कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड से 3 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 में क्या बोल रखा है, रोहन और सोहन की आयु, रोहन और सोहन की आयु का अनुयोग कितना है, 120 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:2 था। यदि मोहन रोहन से 12 वर्ष बड़ा है तो 10 वर्ष के बाद मोहन की आयु क्या होगी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 20 सेकंड का टाइम है। आपका ए है 92 ईयर है, बी क्या है 82 ईयर है, सी क्या है 72 ईयर है, एंड डी क्या है 102 ईयर। चलिए ठीक है, अगर नहीं बना तो सोल्यूशन देखिए, घबराना नहीं। सोहन और रोहन का आयु का एज का जो सम है 120 है, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:2। रोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, रोहन है और सोहन है। 10 वर्ष पहले उसका आयु का अनुपात कितना था, 3:2। ये कब का है, 10 वर्ष पहले का। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का। अभी प्रेजेंट में क्या होगा इसका आयु, 10 वर्ष पहले 3 था इसका, इसका 2 था। अभी प्रेजेंट में कितना होगा, अनुपातिक में एक्स ले लेंगे तो 3x प्लस 10 हो जाएगा ना। 10 वर्ष पहले इसका 3x था तो रोहन का, और सोहन का 2x था, तो प्रेजेंट में इसका 3x प्लस 10 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 2x प्लस 10। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वर्तमान आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा। इसी का योग क्या बोल रखा है, 120 है। ये दोनों का योग कर देंगे, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x प्लस 10 10 20 बराबर क्या हो गया 120। तो यहां से 5x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20, उधर जाएगा घट जाएगी तो 100। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 100/5 यानी 20। x का मान क्या आ गया 20। अब दोनों का वर्तमान आयु निकल जाएगा, रोहन और सोहन का। इसका कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर x का मान डाल देंगे तो 23 या 60 प्लस 10 यानी कि रोहन का 70 हो जाएगा, और सोहन का क्या होगा, x का मान यहाँ डाल देंगे 20, 2 इंटू 20 40 प्लस 10 50, यानी सोहन का आयु क्या हो गया 50। ये क्या है, प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, यदि मोहन रोहन से 12 वर्ष बड़ा है, मोहन है रोहन से 12 वर्ष बड़ा, रोहन की आयु कितना है 70, इससे 12 साल बड़ा है मोहन, इससे कितना साल बड़ा है मोहन 12 साल, तो मोहन का आयु कितना होगा, 70 में 12 ऐड करेंगे ना, कितना हो गया 82। ये क्या होगा मोहन का वर्तमान आयु। लेकिन मेरा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 10 वर्षों के बाद मोहन की आयु क्या होगी, 10 वर्ष के बाद पूछ रखा, वर्तमान नहीं पूछ रखा। अगर वर्तमान पूछता तो मेरा 82 ईयर आंसर हो जाती, लेकिन 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो अभी से 10 वर्ष बाद, वर्तमान में 82 है तो अभी से 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 92। तो मेरा 92 क्या हो गया, आंसर हो गया 92 ईयर। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, 40 छात्रों है द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या 56 है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण 8 छात्रों का औसत अंक 10 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। एक बार ट्राई कीजिए खुद से। 20 सेकेंड है आप लोग के पास, टाइमर स्टार्ट है। ऑप्शन दे रखा है आपका 67.50, दूसरा दे रखा है 42.45, एंड थर्ड दे रखा है 76.55, एंड फोर्थ दे रखा है 64.50। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए, एवरेज बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर होता क्या है, औसत। एवरेज बराबर एवरेज यानी औसत,
बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का कुल योग बट्टे कुल संख्या, सम बट्टे टोटल होता है कि नहीं? एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय टोटल। ठीक है, संख्याओं का कुल योग बट्टे संख्या। तो 40 छात्राओं द्वारा प्राप्त औसत औसत अंक कितना है, 56। तो टोटल सम कितना होगा, 40 छात्रों का योग कितना होगा, एवरेज 56 है और टोटल छात्र कितना है 40, तो सम कितना होगा, एवरेज में टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 56 इंटू 40, ये मेरा क्या होगा, 40 छात्रों का योग हो जाएगा। जितना मार्क्स आया सबका क्या हो गया, योग हो गया। तो कितना हो गया, 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 20 2 22, 2240 है टोटल 40 छात्रों का। इसमें से ना अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया 8 छात्र, उसका औसत अंक 10 है। 8 छात्र के सम कितना होगा, 8 गुने 10 80, ये कितना हो गया 80। तो हमको निकालना क्या, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक। 8 छात्र फेल हो गया तब पास कितना हो गया, पास कितना होगा छात्र, टोटल 40 में 8 छात्र फेल हो गया तो पास 32 होगा ना, 32 छात्र होगा, उसके द्वारा कुल कितना अंक प्राप्त किया हो गया। अगर कुल योग मार्क्स 2240 है जिसमें से 80 मार्क्स उसको आया जो फेल हो गया, तो इसको हम घटा देंगे तो जो पास हुआ होगा उसका अंकों का योग होगा कि नहीं होगा। तो घटाइए, 0 14 में से 8 गया 6, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 2, 2160। लेकिन हमको क्या निकालना, एवरेज निकालना। टोटल 32 छात्र हैं जो पास किए हैं, जिसका सम क्या है, अंकों का योग 2160 है। तो इसका हमको एवरेज निकालना, एवरेज क्या होगा 2160 बट्टे सम बाय टोटल होता है 2160 बट्टे 32, कट जाएगा ये, काट कर देखिए 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 1 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 4 से कटेगा 4 1 1 4 3 12 2 4 पंजे 20, फिर 4 से 2 बार में, तो 135 बट्टे 2 यानी कि क्या हो जाएगा 67.50। ये क्या हो गया, उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण यानी पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, ऐसा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर किसी दर पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर है 40 30 35 एंड 50। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट, आपके पास 20 सेकेंड है। ठीक है, बस ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछता है ब्याज ऐसे में। चलिए हम देखते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को ना बस देखिए आंसर आ जाएगा, ऐसा विधि बताएंगे, ध्यान से देखना। 10 वर्षों में क्या बोल रखा है ना, किसी दर पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष में, 10 ईयर में कितना हो गया 3 गुनी, तो कितने साल में क्या होगा 81 गुनी। 81 गुनी कितने साल में होगा, सो निकालना। तो हमको मेरा बेस यहाँ 3 है ना, बेस मेरा यहाँ 3 है ना, इसको भी 3 बनाना है, इसको भी 3। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का बेस, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का जो बेस है ना 3 के मल्टीपल ही देगा। ये 3 है तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखिए अब बेस सेम हो गया ना, जब बेस सेम हो गया ना तो पावर को डायरेक्ट ईयर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो 10 गुने 4 कितना हो गया 40 वर्ष, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिएगा, अगर 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो कितने वर्ष में 81 गुनी हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो 10 वर्ष में 3 गुनी, इसका भी बेस 3 है, 3 का पावर कितना होगा 4, तो पावर से ना टाइम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। पावर 4 है, 10 वर्ष है, 10 गुने 4 यानी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक फल विक्रेता 12 रुपया में ना 16 की दर से आम खरीदता है। 12 रुपया में 16 की दर से आम खरीदता है और 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड। ठीक है, 12 रुपया में 16 रुपया की दर से परचेज करता है एंड देन सेलिंग कर देता है 16 रुपीज पर डोजन के हिसाब से। तो मेरा को प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो इसको हम 2-3 तरीका है, लेकिन सबसे इजी तरीका सो बताते हैं। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 रुपया में क्या बोल रखा है ना, 16 की दर से खरीदता है, यानी सीपी अगर 12 रुपया है तो गुड्स कितना लेता है, 16 लेता है। ठीक है ना, 12 रुपया में 16, यानी ये कटने वाला तो काट दीजिए, इजी हो जाएगा। 4 से कट जाएगा ना 3, 4 से 4 रुपया, यानी कि 3 रुपया में कितना लेता होगा, 4। 3 रुपया में कितना खरीदता होगा, 4। ये सीपी 3 है तो कितना खरीदता होगा, आम 4। लेकिन 16 रुपया में प्रति दर्जन की दर से बेचता है, यानी एक दर्जन में कितना, 12 होता है। 12 होता है ना एक दर्जन में। अगर एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 16 रुपया में 12 आम बेचता है। 12 आम क्या करता है, बेचता है। ये कटेगा, काट दीजिए, यानी 3, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार, यानी 4 रुपया में ना 3 आम बेचता होगा। 4 रुपया में 3 आम बेचता होगा। यहाँ देखिए 3 रुपया में 4 आम खरीदता है और 4 रुपया में 3 आम बेचता है। 3 रुपया में 4 आम खरीदता है, 4 रुपया में 3 आम बेचता है। क्योंकि हम जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे, तो वस्तु तो बराबर होना चाहिए। जितना आम खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तब ना जाके मेरे प्रॉफिट उस पर तुलना होगी, है कि नहीं। तो वस्तु बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों संख्या बराबर होना चाहिए। इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 3, दोनों के मल्टीपल, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 12। यहाँ देखिए अब 12 वस्तु को खरीद रहा है तो 12 वस्तु को बेच रहा है। अगर हम इधर 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो 3 3 क्या हो गया, 9। तो 9 रुपया में 12 वस्तु क्या किया, वो खरीदा। इधर 4 से किए तो इधर भी 4 से करेंगे, तो इस 4 चौका कितना हो गया, 16। यानी 9 रुपया में 12 वस्तु खरीदा और 16 रुपया में 12 वस्तु बेच दिया। तो अब हम परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे, तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है। सेम वस्तु खरीद रहा है, सेम वस्तु बेच रहा है, 7 रुपया का लाभ हो रहा है। टोटल कितना पे, 9 पे। सीपी पे ना तुलना होता है ना प्रॉफिट का, तो कितना परसेंटेज हो गया, तो गुने 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 77.77% आएगा। देखिए इसको भी सॉल्व करने का आसान तरीका है, 7/9 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 1/9 को परसेंटेज में क्या होता है, 11.1111% होता है ना वैल्यू, याद है कि नहीं। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11.11%। अगर परसेंट में बदलेंगे तो हमको 7/9 का वैल्यू चाहिए। 7/9 का वैल्यू चाहिए, यानी 1/9 में 7 से गुना हो रहा है, इधर भी 7 से गुना हो जाएगा ना, इधर भी क्या होगा, 7 से गुना हो गया, तो कितना हो गया, 77.77%। समझे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर आप भाग देते गए और लग गया इसी में 1.5 मिनट 2 मिनट, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए कुछ बेसिक चीज को याद करना भी होता है और उसको प्रैक्टिस से उस पर मास्टर हासिल करना होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका टाइम नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्या बोल रखा है, 7 दर्जी एक पीपी सूट 26 घंटे में सिलते हैं, तो 12 पीपी सूट सिलने में 13 दर्जी कितना समय लेगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ऑप्शन है ए 168 दिन, बी क्या है 7.5 दिन, सी कितना है 17 दिन और डी कितना है 7 दिन। ठीक है, आशा करता हूं बन गया होगा। चलिए
ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं। M1D1 बचपन से पढ़े होंगे, M1D1 का कॉन्सेप्ट, तो उसी फॉर्मूला पे ये बनने को है। देखिए, अगर M1D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2D2 H2 बट्टे क्या होगी, W2 होगी। ठीक है, जहां M बराबर क्या होगा आपका, M बराबर मैन होता है, M बराबर मैन होता है, और D बराबर क्या होता है, डे, मतलब आदमी की संख्या M से निरूपित होता है, और D बराबर क्या हो गया, दिन की संख्या, और H बराबर आवर होता है, घंटों की संख्या। ठीक है, और W मतलब क्या हुआ, वर्क, कितना वर्क किया, सो होता है। ठीक है, इतना बस समझे, ये फॉर्मूला होता है, उसी में बनेगा। देखिए 7 दर्जी है, एक पीपीएस सूट को 26 घंटा में चलता है। 7 दर्जी है, M1 कितना, M कितना 7, एक पीपीएस सूट को 26 घंटा में, टाइम इसको कितना लग रहा है, 26 लग रहा है। कितना पीपीएस सूट चलने में, एक, इसका वर्क कितना है, एक है, एक ही पीपीए है, तो ये होगा। तो 12 पीपीए सूट सिलने में 13 दर्जी कितना समय लेगा, 13 दर्जी को 12 पीपी सूट सिलने में कितना टाइम चाहिए, तो हमको नहीं टाइम नहीं पता, मान लेते हैं H2 घंटा लगेगा, है ना। तो कितना चाहिए पीपी सूट, 12, इसको एक सूट करने में इतना टाइम लगता था, तो इसको 12 सूट करने में कितना टाइम लगेगा, बट्टे 12 होगा ना, वर्क को नीचे लिखते हैं, लिखते हैं। चलिए आप देखिए, टाइम निकाल लीजिए, 13 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो H बराबर क्या हो गया, 14 गुने 12 यानी 140, और 14 गुना 28, 168 आवर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, 168 आवर हो जाएगा मेरा आंसर। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए में 168 देखें, ऑप्शन मार लिए, लेकिन यहाँ देखिए 168 दिन है, आपको 168 घंटा आया, 168 घंटा आया, तो 168 घंटा कितना दिन के बराबर होगा, तो निकालना है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा ट्विस्ट था, तो 168 घंटा, तो एक दिन में 24 घंटा होती है, तो 168 घंटा कितने दिन के बराबर होगा, इसमें हम 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 सत्ते कितना हो गया, 168, तो यानी कि 7 दिन मेरा आंसर होगा। क्या होगा, 7 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ऑप्शन भी पढ़ना है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए इसको और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 18 अध्यापकों का एक समूह में क्वेश्चन आपका क्या था, 18 अध्यापकों के एक समूह है, एक अध्यापक समूह छोड़ देता है और नया अध्यापक समूह में आ जाता है। इस वजह से अध्यापकों की औसत आयु 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। यदि जाने वाले अध्यापक की आयु 42 थी तो नए अध्यापक की आयु क्या होगी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको। आपके पास टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 20 सेकंड है। आपका ऑप्शन है ए 22, बी कितना है 28, सी कितना है 24 एंड डी कितना है 26। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बस लैंग्वेज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जस्ट एक लाइन में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बन गया। चलिए नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए टोटल कितना है, 18 अध्यापक का एक समूह है, मतलब 18 को टीचर है ना, उनका एक ग्रुप है। एक अध्यापक समूह छोड़ के चला जाता है तो नया अध्यापक समूह में आ जाता है। ठीक है, इस वजह से अध्यापक की औसत आयु है ना 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। तो यदि जाने वाले अध्यापक की आयु 42 थी तो नए अध्यापक की आयु, जाने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी, 42 थी, 42 थी ना,
और एक अध्यापक वो चला जाता है, नया आता है ना, तो पूरा अध्यापक की औसत आयु में ना 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। यानी 2 साल पहले 18 अध्यापक है, उसका औसत आयु 2 साल पहले क्या कितना कम होगा? एक साल में दो, एक बार मतलब एक अध्यापक का 2 साल में दो कम होगा, तो 18 अध्यापक का कितना कम होगा? 36 साल कम होगा कि नहीं होगा? 36 साल कम होगा। 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा? 12 6, 12 में से 6 गया 6, और ये 3 में से 3 गया कट गया 6, इसका डिफरेंस क्या हो गया? 6। तो ये बताइए 2 साल पहले जो नया आएगा अध्यापक उसका आयु कितना होगा? 18 था ना, टोटल 18 था, 18 प्लस ये डिफरेंस कितना है? 6। 2 साल पहले कितना साल का होगा? 24 साल का होगा। जो अध्यापक नया आया 2 साल पहले कितना साल का होगा? 24 साल का। तो अब वर्तमान में कितना होगा? उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 2 कितना हो गया? 26 ईयर। तो नया अध्यापक की आयु कितनी ईयर होगी? 26 ईयर, 26 ईयर। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान समझना है, बस क्वेश्चन कुछ नहीं था। देखिए जो जाने वाला अध्यापक था ना, उसकी एज कितना था? 42। और वो गया ना, जिसके वजह से पूरा अध्यापक है ना, उसका 2 साल पहले का औसत आयु के बराबर हो गया। यानी हम 2 साल बैक जाएंगे, 18 को टीचर है, 2 साल बैक जाएंगे तो 18 दूना 36 साल बैक गया। प्रत्येक 2 साल बैक गया तो 36 बैक गया, तो यानी 42 दूनी 36 कितना हो गया? 6। 6 ओवरऑल जो नया अध्यापक आया उसके आने की वजह से 6 साल क्या हो गया? इसका डिफरेंस आ गई। 18 टोटल कितना है? 18 अध्यापक है, तो नया जो आया उसका 2 साल पहले कितना आयु होगा? ये 6, 18 प्लस 6 24 हो जाएगा ना 2 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा? 24 में 2 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 26 ईयर। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 में क्या है आपका? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। 12 में एक यात्रा का 1/3 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति निकालना है। ठीक है, पूरे यात्रा के दौरान उसकी क्या निकालना है? औसत गति निकालना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 75 है, दूसरा में 67 है, तीसरा में 66.66 है, और डी में क्या है? 76.66 है। चलिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए ना, देखिए एक यात्रा का 1/3 भाग कितना? 1/3 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1/4 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग 100। तो हमेशा 1/3 1/4 नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, हाँ, उसका मल्टीपल को हम टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। 3 गुने 4 कितना होगा? 12। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल जो दूरी हो गई, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 12x है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस 12x है। अब आइए क्वेश्चन के अनुसार एक चीज ये बताइए आपको, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। मेरे पास टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम निकालना। तो ये बताइए, अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक यात्रा का 1/3 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। 1/3 नहीं, 12x का 1/3 कितना होगा? 4x। 4x भाग किससे चल रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो टाइम कितना लग रहा होगा? 4x प्लस 80 लग रहा होगा ना। फिर देखिए यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यात्रा का 1/4, यात्रा टोटल कितना है? 12x का। इसका 1/4 करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12 होता है ना, तो 3x होगा ना भाग। किससे चल रहा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। और रिमेनिंग है ना 100 किलोमीटर प्रति। रिमेनिंग कितना हो गया? देखिए 4x से यात्रा कर लिए, यहाँ 3x यहाँ कर लिए, 7x कर लिए, टोटल यात्रा था 12x का, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 5x। ये 5x है ना, वो चल रहा है कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालना।
तो ये मेरा क्या निकलेगा, टोटल टाइम निकल जाएगा यहाँ से, टोटल टाइम निकल जाएगा। देखिए 4 से 20 जहाँ में कट जाएगी, 5 से 20 जहाँ में 20, 50 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 100। ये कितना हो गया 5x, 20 25 100, ये कितना हो गया 6x, और ये कितना हो गया 5x, यानी 16x बाय क्या हो गया 100। 16x बाय क्या हो गया 100। ये मेरा टोटल टाइम निकल गया, और टोटल डिस्टेंस पता है तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 12x, टोटल टाइम कितना है 16x बाय 100। 100 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो x से x कट जाएगा ना। देखिए 4 से 3 जामे, 4 से 4 जामे, 4 से कितना बढ़ा 20 बढ़, 25 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो गया, उसका एवरेज स्पीड हो गया। तो बस एवरेज स्पीड में हमेशा याद करना है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता चल गया था, टोटल टाइम पता चल गया, दोनों को डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30 नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। अभी तक हम 12 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, मुझे 12 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो न समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8480 रुपए, यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है आपका 74 20, 890, 63 60, 73 80। ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा है आपको, डिस्काउंट भी दे रखा है, एसपी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बन गया सोल्यूशन पे। चलिए 1 मिनट, चलिए अंकित मूल्य यानी क्या होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है ना, मार्केट प्राइस क्या दे रखा है हमको 8480, और डिस्काउंट कितना है 12.5%। डिस्काउंट क्या है मेरा 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/8। जस्ट याद होना चाहिए, 12.5% को फ्रैक्शन में बदले क्या आएगा 1/8। 1/8 कैसे है, देखिए 12.5% है, परसेंटेज हटा देंगे तो 100 से डिवाइड होगा ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ से देखिए ये 10 होगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये 3 होगा। 125 है, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, देखिए 5 से 2 बार में गया तो ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या बच गया 8, 1/8। यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले हैं तो 12.5% का क्या वैल्यू होता है 1/8। अब बताइए हमको क्या निकालना है एसपी। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हम विक्रय मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट देते हैं तो क्या निकलता है सेलिंग प्राइस। गए होंगे कपड़े के शॉप में तो वहां पर कोई कपड़ा लेते होंगे, मार्केट प्राइस रहता है, ठीक है, उस पर बोलता है हम 10% लेस करेंगे। 10% लेस करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, वो उसको बेचता है ना, आप खरीदते हैं, वो क्या करता है बेचता है, यानी उस पर 10% का वो डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया वो सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं होगी। तो वही चीज है, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या हो गया, मार्केट प्राइस कितना है मेरा 8480, उसमें 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 8 रुपया पर एक का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7/8 होगा कि नहीं, इसका मार्केट प्राइस का 7/8 होगा कि नहीं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से निकालिए, 8 से कितना बार में गया 1060 बार में, 0 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 0, 7 6 42, 2 हाथ में 4, और ये कितना हो गया 7 का हिस्सा 7420 रुपया। ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया 7420 रुपया सेलिंग प्राइस निकल गया। सिंपल लॉजिक था इसमें, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखकर लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें क्या था, ए का व्यवसाय, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये एक व्यवसाय को 20,000 रुपए में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। यदि क्रमशः ए तथा बी का लाभ 1:2 के अनुपात में बांटते हैं तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश की समय अवधि क्या होगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, टाइम निकालना। तो हमेशा एक चीज पहले आप खुद से ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। एक मिनट, आपके पास टाइम क्यों स्टार्ट करा भाई? हाँ, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, स्टार्ट कीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या है आपका? 1:2, 5:6, 5:8 और 5:7, ये ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन क्या है? चलिए देखिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक कुछ कॉन्सेप्ट इसका जान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इनटू टाइम। यानी हिंदी में बात करें तो निवेश बराबर क्या होगा? लाभ गुने समय। इसका मतलब ये समझिए, हम दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ना 5,000 रुपया लेकर निवेश किया, कोई व्यक्ति कोई बिजनेस, दो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, एक 5,000 रुपया निवेश कर रहा है, एक 10,000 रुपया निवेश कर रहा है। ठीक है, और एक मान लीजिए कुछ समय के लिए कर रहा होगा, एक साल के लिए कर रहा है, एक 2 साल के लिए कर रहा है, तो दोनों का जो लाभ होगा जितना दिन तक निवेश किया उसी के अनुपात में बटेगा कि नहीं बटेगा? जो प्रॉफिट होगा जितना दिन तक इन्वेस्टमेंट किया उसी के हिसाब में क्या करेगा? बटेगा। एक मिनट, उल्टा हो गया यहाँ। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, यही तो कहें, फॉर्मूला उल्टा निकल रहा है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब जितना दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना समय के लिए कर रहे हैं, उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसी अनुपात में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ भी पूछ दिया, टाइम पूछ देगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना। टाइम बराबर इन्वेस्टमेंट को इधर ले आएंगे तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आइए, ये एक व्यवसाय को 20,000 रुपए से आरंभ करता है, दो व्यक्ति देखिए, ए और एक है बी। इन्वेस्टमेंट देखिए, ये कितना रुपया कर रहा है? 20,000 रुपया। ठीक है, ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 20,000। अब बी कुछ समय पश्चात बी 25,000 रुपया के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। कुछ टाइम के बाद ना बी है आपका 25,000 रुपया व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? यदि ए और बी का लाभ का अनुपात ना 1:2 में है, ए और बी का लाभ प्रॉफिट है ना 1:2 में है, प्रॉफिट 1:2 में है, तो टाइम निकालना है, टाइम का अनुपात निकालना है। तो टाइम निकालना है, तो ये बताइए टाइम बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। यानी प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, टाइम निकल जाएगा ना। प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। इसको रेशियो में बदली, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 20,000 है, 25,000 है, एक ज्यादा जीरो पड़ गया है इसमें, इसको मिटाइए। ठीक है, अब देखिए 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। अब इसको टाइम कितना लगेगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा, तो टाइम 1/4 होगा। इसको टाइम कितना लगेगा? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना है तो टाइम कितना लग रहा है? 5। प्रॉफिट 2 है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है? 5, तो 2/5 होगा, होगा नहीं? अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5:8। ये मेरा क्या हो गया? टाइम का रेशियो निकल गया। हमेशा याद रखिए, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम।
अगर मेरा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा इजीली। अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगा यहाँ से, या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट देगा तो टाइम भी निकल जाएगा। जस्ट यही फॉर्मूला है आपका पार्टनरशिप का, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 चार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेकेंड आपके पास, डाटा दे रखा है आपका, और कंपनी का कुल लाभ और नुकसान पूछ रखा है। ठीक है, ये तो आ गया होगा तुरंत, है ना। क्या डाटा दे रखा है आपका, देखिए यहाँ दे रखा वर्ष दे रखा, इधर दे रखा आपको करोड़। 2011 में 10 करोड़ का लाभ या नुकसान हुआ, 2012 में 10 करोड़ का, फिर 2013 में 25 करोड़ का, 14 में आपका 15 करोड़ का, फिर 15 में क्या हुआ 5 करोड़ का। तो हमसे पूछ क्या रखा, पिछले 5 साल में ना, पिछले 5 साल में कंपनी का कुल लाभ या नुकसान कितना था। टोटल 5 साल में पूछा गया टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो क्या करना है, सिंपल सबको ऐड कर देना था। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस क्या हो जाए, देखो 10 प्लस 10 20, 2011 में 10, 2012 में 10, फिर 2013 में कितना 25, 2014 में कितना 15, 2015 में कितना था 5। ये है टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10 10 20, 25 45, 15 60 5 65, यानी कि 65 करोड़ का क्या हो गया प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट ऐड कर देना था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इससे मेंसुरेशन से क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो इसलिए मेंसुरेशन से दिए हैं आपका क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए खुद को। क्वेश्चन क्या था आपका, एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग 900 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है 14 15 16 17, और आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। 1 मिनट है, भाग जाते हो भाई, चालू है ठीक। कभी कभी टाइमर धोखा दे रहा है, कोई नहीं, आप लोग बनाइए। बहुत इजी है, बेसिक है। अगर समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होगा तो इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मतलब क्वेश्चन पे। जिससे बनना था उनसे बन गया, और जिनको नहीं बन रहा है ना, घबराइएगा मत, मिलकर अभी पहला वीडियो है, ठीक है ना। 1-2 मंथ तक कंटिन्यू करते करते आप भी देख के ही बना लीजिएगा, कलम भी उठाने का जरूरत नहीं है। तो एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 दे रखा। समचतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, समचतुर्भुज का सब साइड क्या होता है, बराबर होता है। समचतुर्भुज का प्रत्येक साइड बराबर होता है। अगर ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या बोला, इसके भुजाओं के वर्गों का योग, इसका स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या करेंगे, होगा ए का ए स्क्वायर होगा, इसके सबका योग ना 900 है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चारों भुजाओं का योग कितना है 900। तो 4a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 900 हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 900 बट्टे 4, 4 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225 बार। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो गया √225। किसका होता है 15 का वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होता है 15। तो मैंने हमसे क्या पूछ रखा था, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया, कुछ नहीं था। समचतुर्भुज का रोम्बस का प्रत्येक साइड क्या होता है इक्वल। तो एक प्रत्येक साइड ए है, उसके वर्गों का योग 900, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर बराबर 900 था। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 225, तो ए बराबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका टाइम पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 18 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है
तथा यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी में कितने समय में भरेगी। ऑप्शन है 14 घंटा 30 मिनट, 15 घंटा 30 मिनट, 14 घंटा 15 मिनट, 16 घंटा 30 मिनट। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए इसको। 20 सेकंड है आप लोग के पास। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है ना, एक काम किया फिर चला गया, फिर भी आया, फिर भी किया चला गया, फिर ये आया। ठीक है ना, अल्टरनेट वाला एकांतर देने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें 1 घंटा ए भरता है, फिर ये छोड़ देता है, बी अगले घंटा भरता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। पाइप ए है, एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है, तो पाइप ए टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, 12 घंटा में। और पाइप बी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, 18 घंटा में। तो टोटल हमको टंकी का क्षमता निकालने के लिए ना, टोटल कितना कैपेसिटी है टंकी का निकालने के लिए ना, तो हमेशा क्या करना है ना, ये दोनों का एलसीएम ले लेना, वही क्या होगा, क्षमता होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। 12 18 का क्या हो गया, एलसीएम 36। तो मान लेते ना 36 लीटर, ये क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी हो गया। टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना हो गया, 36 लीटर। इसी को क्या मानते हैं हम, क्या मानते हैं इसको, टोटल कैपेसिटी। तो ये बताइए हमको, ये 12 आवर में भरता है 36 लीटर, तो दोनों का एफिशिएंसी, ये रोज का कितना घंटा, एक प्रति घंटा में कितना भर रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, 36 लीटर ना, 36 लीटर भरने में ए को 12 घंटा लग रहा है, तो प्रत्येक घंटा में कितना भर रहा होगा, 36/12 यानी 3 लीटर। ए का हम कार्य क्षमता निकालेंगे, प्रत्येक घंटा का 3 हो गया। बी देखिए 36 लीटर भरने में कितना ले रहा है, 18 घंटा, तो प्रत्येक घंटा कितना भर रहा होगा, 36/18 यानी 2 घंटा। इफिशियंसी निकल गया, मेरा कार्य क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन देखिए, दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटा भर भरता है। यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है, पहले कौन भर रहा है, पाइप बी। पाइप बी आपका पहले भर रहा है ना, तो पाइप बी पहले 1 घंटा में कितना लीटर भर देगा, 2 लीटर, 2 लीटर भर देगा। फिर आप कौन भर रहा है, ए भर रहा है, ये फिर अगले 1 घंटा में कितना भर देगा, 3 लीटर भर देगा। फिर कौन भरेगा, बी, फिर ए भरेगा। इसी तरह का भरना है। टोटल कितना हमको लीटर भरना है, 36 लीटर। टंकी में कैपेसिटी कितना है, 36 लीटर का, इसको भराना है। ठीक है, तो यहाँ से ये बताइए मेरा 2 घंटा में कितना लीटर भरा, बी 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, ए 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भरा है, 5 लीटर। लेकिन हमको कितना भरवाना है, हमको कितना भरवाना है, 36 लीटर। 36 लीटर भरवाना है, 2 घंटा में 5 लीटर भरवाता है। इसके करीब जाइए, 36 के करीब जाने के लिए 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 5 7 35 होता है, 8 से करेंगे तो 5 8 40 हो जाता है, 36 से ज्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है। देन हमको उससे क्या करना है, लेस जाना है, तो 5 7 जा हो जाएगा। अगर इधर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 14 घंटा में 35 लीटर भरा गया। 14 घंटा में 35 लीटर भरा गया, लेकिन हमको 35 से भरना था नहीं ना, टोटल कैपेसिटी कितना था, 36 लीटर का। अब अगला कौन भरेगा, 1 लीटर, 1 लीटर और भरना है, कौन भरेगा, देखिए बी पहले भरता है, 1 2 3 4, यानी कि ऑड वाला पर क्या, ऑड स्थान पे क्या है, बी। अगला जो टंकी को भरेगा, बी भरेगा। बी आपका 2 लीटर भरता है 1 घंटा में, 2 लीटर भरता है 1 घंटा में, तो हमको 1 ही लीटर और भरवाना है, 1 ही लीटर और भरवाना है ना। 35 + 1 36 होता है। 2 लीटर को 1 घंटा में भरेगा, तो 1 लीटर को आधा घंटा में भरेगा, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, टंकी भरने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 14 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, समझे, 14 घंटा 30 मिनट। यहाँ से हम देखिए टोटल, सबसे पहले ये 12 घंटा में बढ़ता, भी 18 घंटा में बढ़ता। इस दोनों का एलसीएम लेकर हमको टोटल कैपेसिटी निकाल लेना है। टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 12 18 का एलसीएम 36, यानी कि इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 घंटा में 36 लीटर भरता है, तो प्रत्येक घंटा कितना भरता होगा, ये 3 लीटर, ये प्रत्येक घंटा 2 लीटर, दोनों का निकल गया। पहले स्टार्ट कौन करता है, बी करता है। बी 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, फिर ये 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है, यानी दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना, 5 लीटर भरेगा। लेकिन हमको भरवाना कितना है, 36 लीटर। तो 36 के करीब जाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, इधर भी 7 से होगा, यानी कि 14 घंटा में 35 लीटर भरा जाएगा। 14 घंटा में 35 लीटर भरा जाएगा, लेकिन हमको तो भरना कितना है, 36 लीटर।
और 15वां घंटा कौन भरेगा? बी भरेगा। बी भरेगा ना 15वां घंटा। 15वां घंटा शुरुआत एक बी किया तो बी ही भरेगा, क्योंकि 15th प्लेस पे आ रहा है। तो बी देखिए आपका 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, लेकिन हमको कितना भरवाना है? 1 ही लीटर ना। तो उसको बी को कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 14 घंटा 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए। समझ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते। इसमें क्या बोल रखा है? इसमें आपका बोल रखा है एक छात्र ने क्रमशः अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में 78, 77, 68, 76 और 78 अंक प्राप्त किए। तो उसके औसत अंक क्या है? एवरेज निकालना। ठीक है, कोशिश कीजिए एक बार ट्राई। 20 सेकेंड आप लोग के पास। ठीक है, ऑप्शन है 70.2, 77.6 और 75.4 और डी कितना है? 74.4। ठीक है, तो ये बताइए, एक मिनट, बन गया होगा? नहीं बना है कोई बात नहीं। ये बताइए एवरेज बराबर क्या होता है? सम बाय टोटल। औसत बराबर क्या होता है? अंकों का योग बट्टे कुल संख्या। पता है ना? देखिए इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। इसका योग करेंगे कितना होगा? 78 प्लस 77 प्लस 68 प्लस 76 प्लस 78, कुल संख्याओं का योग है ना, बट्टे नंबर कितना? 1 2 3 4 5, टोटल कितना संख्या? 5 बट्टे 5 होगा नहीं? यही औसत होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सबको क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। 8 6 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 7 37 7, हाथ में क्या हो गया? 3। देखिए 7 7 14 14, 26 7 27 27 7 34 34 3 37, तो कितना हो गया? 377 बट्टे 5। ये हो गया। और इजी करने के लिए देखिए, इसको गुना करने के लिए 2 से ऊपर भी गुना कर देते, 2 से नीचे भी गुना कर, नीचे 10 आ जाएगा, तुरंत हम पॉइंट में बदल के आंसर ला सकते हैं। ऊपर भी 2 से कर सकते हैं, नीचे भी 2 से। क्वेश्चन को मतलब इजी करने के लिए 2 से करना गुना बहुत इजी है, बशर्ते 5 से भाग देने से। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से ऊपर कर दिया 2 से नीचे पड़ेगा, ये तो कट ही जाएगा। लेकिन मेरा क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 15, 5 हाथ में 3 दूनी 6 1 7, 754 है। नीचे कितना हो गया? 10। 10 से भाग देना इजी है, कितना हो जाएगा? 75.4। एक संख्या के बाद, एक अंक के बाद मेरा पॉइंट आ जाएगा, ये होगी। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ये 78 77 68 76 78 मान लेते हैं ना, इसके बीच क्या टोटल एवरेज मान लेते हैं 75। अब देखते हैं कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है और घट रहा है। यहाँ देखिए 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, टोटल 5 बढ़ा। इधर कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। इधर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, यानी 9 बढ़ रहा है। 9 बढ़ रहा है, और ये देखिए 68 और 7, यहाँ 75 माने थे ना, ये 68 है, यानी कि 7 घट रहा है। 9 बढ़ रहा है और 7 घट रहा है, तो ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 2। टोटल कितना नंबर है? 5 पे ना, तो 2 बट्टे 5, तो 2 बट्टे 5 बढ़ेगा, तो 2 बट्टे 5 का वैल्यू कितना होगा? 0.4। तो 75 माने थे, 75 में 0.4 और बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ गया? 75.4 मेरा एवरेज होगा। पूरा गुना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल आ जाएगा इस तरह का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया और यह अभी भी 30% खाली है, तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने लीटर और तेल डाला जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। तो आप लोग, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए। आपका ऑप्शन है 60, बी 90, सी 80 और डी 70। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बहुत। ठीक है, चलिए आपका टाइम हो रहा है, समय समाप्त हो गया। अब हम सॉल्यूशन पे देखते हैं। बहुत लोग से बन गया होगा। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन था। एक टैंक में ना 210 लीटर तेल डाला जाता है, अभी भी 30% खाली है, यानी 210 लीटर भरने में मान लीजिए टैंक में टोटल कैपेसिटी x लीटर का है, तो अभी भी 30% खाली है, यानी कि 70% भरा होगा। 70% ही ना फिल होगा 210 लीटर डालने पर। x का 70% ही ना क्या है 210 लीटर, x का 70% ही क्या होगा 210 लीटर है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 210 ये जीरो से ये जीरो कट गया, 7 से 3 बार 30 बार, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 300, यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 300 लीटर का। तो हमको क्या पूछा है, टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितने लीटर और तेल डाला जाना चाहिए, यानी 210 लीटर डाले हैं लेकिन कैपेसिटी कितना है 300 लीटर का, तो 300 कितना और डालेंगे 90 लीटर, 300 में से 210 घटा देंगे, यानी कितना हो गया 90, यानी 90 लीटर और डाल देंगे तो टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट रेशियो का क्वेश्चन है, ए बट्टे बी दे रखा है 2/3, बी बट्टे सी दे रखा है 4/5 एंड सी बट्टे डी दे रखा है 3/2। देन हमको रेशियो फाइंड करता है ई अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ट्राई कीजिए, एकदम रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आपके टाइमिंग स्टार्ट हो गया, 30 सेकेंड का टाइम दे दिया जा रहा है। ऑप्शन है 8, 12, 10, 15, 8, 15, 12, 10, 8, 10, 12, 15 और डी ऑप्शन क्या 8, 12, 15, 10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। एकदम सिंपल है, 2-3 तरीका से इसको बना सकते हैं रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को। ए बट्टे बी कितना है 2:3, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी कितना दे रखा है आपका 4:5 और सी अनुपात डी कितना दे रखा है आपका 3:2। हमको क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। हमको क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। 2-3 तरीका से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका को डिस्कस कर देते हैं, जो बढ़िया लगेगा उससे आपको बनाना है। यहाँ देखिए ए अनुपात बी 2:3 है, यहाँ बी अनुपात सी कितना 4:डी है, यहाँ सी अनुपात डी कितना 3:डी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सी कितना 5, यहाँ सी कितना है 3, नीचे से हम बराबर करते आते हैं, दोनों सी है, सी यहाँ 5 है सी यहाँ 3 है, सी बराबर होना चाहिए ना। बराबर करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर कितना से करना पड़ेगा 5 से। देखिए 5 दिया 15, 5 दिया 15, बराबर हो गया ना सी। अगर रेशियो में हम एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा साइड भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम इधर 5 से किए तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, इधर 3 से किए इधर भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझे। अब देखिए यहाँ पर ए और बी कितना है 2:3, यहाँ पर बी और सी कितना है 12:15, यानी बी यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पर बी कितना है 3 है, तो इसको भी 12 करना होगा, इसको भी 12 करना होगा। इसको 12 करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 चौका 12। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब चीज सेम हो गया। देखिए बी 12 सी 15 पूरा रेशियो मेंटेन हो गया। तब हमको बस लिख देना ये कितना है 2 × 4 8 हो गया, बी कितना है 3 चौका 12 हो गया, सी कितना है 5 से 15 हो गया और डी कितना है 5 दूना 10 हो गया। समझे, बराबर करके बना ली। नहीं तो एक और तरीका, वो तरीका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो समझ गए होंगे सब, कुछ नहीं किए थे, बी को बराबर कर दी और सी को बराबर कर दी, अपने आप रेशियो मेंटेन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम दूसरा विधि समझते हैं। चलिए आपका क्या दे रखा है इसमें, ये अनुपात बी दे रखा है, ये अनुपात बी कितना दे रखा है आपका 2:3 दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है कितना दे रखा है 4:5 और सी अनुपात डी दे रखा है 3:2। तो करना क्या हम लोग को, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे इस तरीका से रहे, ए बी बी सी सी डी रहे, ये निकालने के लिए सीधा गुना कर देते हैं। ये निकालने के लिए क्या करते हैं सीधा गुना करते हैं, और बी निकालने के लिए यहां से आते हैं इधर घूम जाते हैं फिर सीधा गुना कर देते हैं।
सी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं इधर तक आते हैं फिर घूम जाते हैं, ये होगा सी। और डी निकालने के लिए फिर सीधा सीधा गुना कर देते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 गुने 3, 8 तिरिक 24 अनुपात। बी कितना होगा, इधर से आएंगे 3 फिर इधर घूमेंगे, 3 चौका 12 फिर 3 12 तिया 36। फिर हमको सी निकालना है, सी निकालने के लिए क्या, इधर से आएंगे 3 पचे 15 15 तिया 45 फिर इधर घूम जाएंगे। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 15 दूना 30, 3 से कट जाएगी ना, 3 से 8 मरतबे, 3 से 12 मरतबे, 3 से 15 मरतबे, 3 से 10 मरतबे। फाइनल वही रेशियो आ गया ना, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 10। तो ये मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में हम दोस्तों 20 क्वेश्चन किया हूँ, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही बेहतर ढंग से हम सोल्यूशन किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब उससे भी करना है और बाकी अपने जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सबसे करवा देना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 2 लेकर मिलता हूँ आपसे। अभी के लिए बाय बाय।